अशोक यादव जी, आपसे बात शुरू करता हूं। मैं आज बड़ा हैरान था कि धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मुसलमान महिलाओं के लिए इसमें आरक्षण अलग से क्यों नहीं। ये बात उनको तो समझ आनी चाहिए, मुसलमान को कहीं आरक्षण नहीं है, संभव ही नहीं। एक वो तो दूसरी तीसरी बार सांसद हुए धर्मेंद्र यादव, अखिलेश जी ने भी वही बात दोहराई। और दूसरी बात उन्होंने दोहराई कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए इसमें कोटा क्यों नहीं। पिछड़े वर्ग के महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको विधायिका में आरक्षण भारत ने दिया ही नहीं। उनको नौकरी में आरक्षण दिया और यूनिवर्सिटी में दाखिला में आरक्षण दिया। दो ही आरक्षण मिले हैं मंडल के तहत। ये बात तो आपको भी मालूम है और सबको मालूम है। 543 की लोकसभा में पिछड़े वर्ग को कोई आरक्षण है क्या? नहीं। भारत ने दो ही आरक्षण माने जवाहरलाल जी के समय से आज तक, एससी और एसटी। तीसरा तो कोई आरक्षण माना नहीं। फिर ये अचानक से मांग कहां से आ गई अशोक जी, मैं समझ नहीं पाया। देखिए अमिताभ जी, चूंकि अब 1976 के बाद डिलिमिटेशन होने जा रहा है और डिलिमिटेशन जब हो रहा है तो लगे हाथ सारे काम हो जाने चाहिए। नहीं, डिलिमिटेशन अलग चीज है, आरक्षण अलग चीज है भैया। ऐसा थोड़ी ना हो सकता कल को कोई कहे आजमगढ़ में रहने वालों को 3% आरक्षण दे दो, अब लगे हाथ कर दो। ऐसा नहीं ना। भारत ने पिछड़ों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को इस आधार पर रिजर्वेशन माना ही नहीं। पिछड़ों को जहां रिजर्वेशन देना था वहां दे दिया। विधायिका में कहीं भी रिजर्वेशन नहीं है पिछड़ों के लिए, नाइदर इन लोकसभा नॉर इन विधानसभा। ये बात मुलायम सिंह जी ने क्यों नहीं उठाई जब वो सरकार में रहे मंत्री? ये बात इंदिरा जी क्यों नहीं करके गई? नेहरू जी क्यों नहीं करके गए? राजीव गांधी क्यों नहीं करके गए? 10 साल सोनिया जी क्यों नहीं करके गई? आज आपको याद आ रहा है पिछड़ों का भी होना चाहिए इसमें। जब महिला आरक्षण नहीं था, मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, जब महिला आरक्षण नहीं था, ये तो 4 दिन से हुआ, तब अखिलेश यादव ये क्यों नहीं कहते थे कि 543 में हमें 250 पिछड़े चाहिए आरक्षण? ये क्यों नहीं बोलते थे? जी, ये समझना आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि विधायिका में आरक्षण नहीं है। नहीं है, कभी नहीं है। लेकिन इसी जी बिल्कुल सही, सबको पता है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेता यूनिवर्सल ट्रूथ भी भूल जाते हैं आजकल, उनको स्मृति लोप की समस्या है। जी नहीं, ऐसा देखिए अमिताभ जी, कोई भी बात अगर होती है तो उसके पीछे लॉजिक होती है, और पार्लियामेंट में अगर कोई अपनी बात रख रहा है तो उसके पीछे लॉजिक होती है। अमिताभ जी, आपको भी पता है, सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 49.5% रिजर्वेशन की लिमिट सेट कर दी थी, उसके ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो सकता। लेकिन इसी मोदी सरकार ने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया ना। मैं विधायिका की बात कह रहा हूं, कार्यपालिका की नहीं कह रहा हूं मेरे भाई। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, आप जापान का जवाब दे रहे हो महाराज। नहीं, मैं विधायक, आज तो विधायिका की बात है यार। आज चुंगी में रिजर्वेशन किसका कितना, ये थोड़ी ना विषय है। नगर पालिका के में कौन चपरासी बनेगा, कौन बाबू बनेगा, ये तो विषय आज नहीं। विधायिका में भारत में कोई रिजर्वेशन नहीं, सिर्फ 2 रिजर्वेशन, अच्छे लगे तो बुरे लगे तो, एससी एंड एसटी, नथिंग एल्स, केस खत्म। ये है कि नहीं है अशोक भाई, आप बताओ। ये है, बिल्कुल है, इसमें कहां कोई डिनाई करेगा। ये तो जो चीज है तो है, उसमें बट किंतु परंतु का कोई सवाल नहीं उठता। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा था आपको कि चूंकि नए नए काम, ऐतिहासिक काम मोदी सरकार कर रही है भाई। 2014 के बाद देश आजाद कराई मोदी सरकार, उसके पहले देश गुलाम था। 2014 के बाद ही तो देश को, लोगों को भारतीय होने में गर्व महसूस हो रहा है, जैसा मोदी जी कहे। उसके पहले तो हम लोग अपमानित महसूस करते थे। गांधी जी, नेहरू जी, भगवान राम, सब अपमानित महसूस करते थे उनके रिजीम में। तो जब नई नई सरकार नए नए काम कर रही है तो हम लोग मांग कर रहे हैं, जब आप नारी शक्ति बंधन लेके आ रहे हो अधिनियम, तो हम लोगों ने तो साथ दिया सरकार का। आपको याद होगा सितंबर 2023 जब ये बिल आया था पार्लियामेंट में, समाजवादी पार्टी ने भी पुरजोर साथ दिया था सरकार का। लेकिन चूंकि सरकार ने कुछ प्रोसीडिंग को बाईपास किया और चुनावी लाभ लेना चाहती है, दैट इज डिफरेंट पार्ट। लेकिन जो आपका सवाल था अशोक जी, ठीक है अशोक जी, वो तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि आप अपनी फोटो भेज दो, हम आपके भी फोटो, आपकी फोटो छपवा देंगे विज्ञापन में कि अखिलेश जी के सौजन्य से बिल पास हुआ। उन्होंने कहा अखिलेश यादव मेरे दोस्त है और समय समय पे भाजपा की मदद करते हैं, ये भी उन्होंने कहा। अब इसका जवाब आजमगढ़ में, मऊ में आपको देना होगा कि कैसी दोस्ती और कैसी मदद। प्रधानमंत्री ने हाउस में खड़े होकर कहा, और आपने कहा जब कोई बात हाउस में कही जाती है तो उसके पीछे लॉजिक होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव मेरी मदद करते रहते हैं। अब आप में और भाजपा में क्या साठगांठ है ये तो बताना पड़ेगा, और खासतौर पर मुस्लिम वर्ग को तो बताना पड़ेगा। नहीं,
एक दूसरी बात अशोक जी ने जो कही, मैं दोबारा आऊंगा अशोक जी, लेकिन नीतीश शर्मा के पास चलूँ उससे पहले एक बात कह दूं। अशोक भाई ने कहा कि पार्लियामेंट में जो भी कही जाती है उसके पीछे लॉजिक होता है, हल्की बात नहीं कही जाती। मुझे याद है 15-17 वर्ष पहले की बात होगी, मुलायम यही बिल था पार्लियामेंट में, इसी पर छीना झपटी हो रही थी लोकसभा। मुलायम सिंह जी में लोकसभा के सदस्य थे, वो खड़े हुए, उन्होंने दो बातें उनकी याद है मुझे। एक तो उन्होंने कहा गांव देहात की जो औरतें हैं वो इतनी सुंदर नहीं लगती जितनी शहर की लगती हैं। एक तो ये, इसके पीछे लॉजिक आप दोबारा मैं जब आऊँ तो सोच रखिएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि यहाँ और महिलाएं ज़्यादा बढ़ा दोगे तो जो यहाँ नौजवान सदस्य आएंगे वो सीटी बजाएंगे। इस बात को कोई लॉजिक है? मुलायम सिंह की कद के नेता ने कहा, धर्मेंद्र यादव ने नहीं, मुलायम सिंह जी ने। इसका क्या लॉजिक है? पार्लियामेंट में कहा, इसका लॉजिक हम आज तक नहीं समझ पाए। और लालू यादव ने कहा था परकटी आ जाएंगी, इसका क्या, शरद यादव ने, इसका क्या लॉजिक है? परकटी और बिना परकटी महिलाओं में विभाजन रेखा खींचेंगे। डॉक्टर नीतीश शर्मा, विपक्ष की आपत्तियां, सरकार की सफाई और इतिहास के मुहाने पर खड़ा देश, कैसे देख रहे हैं इस स्थिति को? 48 घंटे बचे हैं मेरे ख्याल से, अब 48 घंटे 50 घंटे, जब देश में एक नया सूर्योदय हो जाएगा। 18 तारीख को शाम 5, 6, 7 बजे तक महिला आरक्षण जमीन पर कैसे उतरेगा, उस पर संसद की मोहर लग चुकी होगी। जी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रणाम अमिताभ जी और आपके सारे ही व्यूअर्स को मेरा वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय। भारत माता की जय इसलिए क्योंकि पूरे विश्व में एकमात्र देश है जो अपनी भूमि को माँ की संज्ञा देता है। पूरे विश्व में एकमात्र देश है जहाँ दुर्गा की उपासना होती है, काली की उपासना होती है। और जब दुर्गा को शक्ति की आवश्यकता थी तो उस समय समस्त देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र माँ को सुसज्जित करे, माँ के चरणों में अर्पण करे कि हे माँ हमारी रक्षा करो। ये वो देश है जहाँ पे यत्र तत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का सिद्धांत है। और जहां तक नए सूर्योदय की बात है, सूर्य तो रोज उदय होता है, लेकिन उसका प्रकाश शायद अभी तक हमारी मातृशक्ति तक नहीं पहुंच रहा था, जो आज इस उदय के साथ पहुंचने का प्रयास कहीं ना कहीं प्रारंभ हुआ है। 70 साल के बाद आज देश की आधी आबादी को एक वो अधिकार मिल रहा है जिसकी वो पीढ़ियों से सदियों से उसकी हकदार थी। मातृशक्ति का सम्मान अगर आज हो रहा है तो मुझे ही नहीं पता कि विपक्ष को क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि यही विपक्ष जिस समय केंद्र में सत्ता में था, पूर्ण अपनी ताकत के साथ था। इंदिरा गांधी जी खुद एक नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही थी, उन्होंने अपने शासनकाल में इस बिल को पारित नहीं किया। आदरणीय राजीव गांधी जी का सपना था। आज अगर वो सपना पूरा हो रहा है तो मुझे लगता है पूरे विपक्ष को तो आज प्रसन्न होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोगों के सहयोग से अगर नारी शक्ति को अपना अधिकार पूर्णतः मिल रहा है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अगर मैं समझने का प्रयास करूं कि जो इस बिल के सहयोग में खड़ा होगा वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को और मजबूत करेगा। और जहां तक अभी आपने पूर्व में वक्तव्य इतने सीनियर लीडरशिप्स का बताया कि नारियों को केवल सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, उनको उनकी बालों के साइड से परकटी हो, लंबे बाल हो, उससे आकलन किया जाता है, वो शहर की हो गांव की हो उससे आकलन किया जाता है। इससे ज्यादा आवश्यकता है कि नारी है तो हम और आप हैं, उसके पोषण की उस शक्ति के माध्यम से ही, उसके स्नेह के माध्यम से ही हम सब कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को जी रहे हैं। और मुझे लगता है 1971 में जो देश की आबादी थी अमिताभ जी, उस समय कुछ 54 करोड़ के आसपास, तकरीबन 55 करोड़, आज 145 करोड़, 3 गुना आबादी बढ़ चुकी है। और संसद में रिप्रेजेंटेशन आज भी 543 है। मेरे हिसाब से तो 3 गुना बढ़ जानी चाहिए, कहीं ना कहीं 1500 क्या 850 की बात कर रहे हैं, 1500 की। और मैं तो एक आपके चैनल पे एक और सबमिशन देना चाहती हूँ, मेरे को तो 33% से भी समस्या है। 50% महिलाओं की भागीदारी राजनीति में उस संसद में होनी चाहिए जहां से देश की सत्ता चलती है, जहां से वो लॉ को बनाते हैं।
आज लॉ मेकिंग में मातृशक्ति को सम्मानता देने की अत्यंत आवश्यकता है। कहाँ नारी शक्ति ने अपना परचम नहीं लहराया, खेल कूद के मैदान से लेके आज अगर आप चंद्रयान तक देखें तो हमारी जो फीमेल वर्क फोर्स है, जो साइंटिस्ट हैं, वो हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं और उस प्लेटफॉर्म पे निभाने जहां पे उनको मूल रूप से सुविधाएं नहीं दी गई हैं। आप सोचिए अगर इस नारी शक्ति को हम सुविधा दे दें तो जो अष्टभुजाधारी दुर्गा है ये कितने काम कर सकती है। देश का उज्जवल भविष्य नारी के हाथ के बिना, नारी के सहयोग के बिना, आप जो 1947 के विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं वो असंभव है बिना नारी शक्ति के। तो मुझे लगता है बिल्कुल सामने आना चाहिए पूरे आते हैं आपके पास। डॉक्टर ऋचा सिंह, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम तब तक इस बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे, इसके पक्ष में वोट नहीं करेंगे, जो 3 ज्वाइंट बिल हैं इस वक्त जिन पर लोकसभा डिबेट कर रही है, जब तक कि मुसलमान महिलाओं के लिए अलग कोटा नहीं हो जाएगा इसमें। आदरणीय अमिताभ सर, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के दांत कुछ और हैं। ये बार बार ये तो कहते हैं कि हम महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन उसके आगे हर बार किंतु और परंतु लगाकर उसको लटकाने का पूरा भरसक प्रयास करते हैं और एक नैरेटिव गढ़ते हैं कि देश को कैसे बांटा जा सके। 1996 से लेकर 2023 के पहले तक महिला आरक्षण बिल सदन में 6 बार रखा गया, लेकिन पारित नहीं हो सका, धरातल पर नहीं उतारा जा सका। 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास करने का काम किया, जिसमें सभी जो है राजनीतिक दलों की सहमति भी बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जब महिला आरक्षण बिल को लागू किया जा सके, ये धरातल पर लागू हो सके, 2029 में जब संसद के अगले चुनाव होंगे तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके, इसके लिए 3 दिन का विशेष सत्र बुलाकर जो इसके रास्ते में कानूनी अड़चने आ रही थी उनको दूर करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया और ये कहा गया कि 2029 में महिला आरक्षण विधेयक धरातल पर आ सके। इसके लिए जरूरी है कि पहला संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026, जिसके तहत लोकसभा में सीटों को बढ़ाने की बात कही गई है कि किस तरीके से 543 से बढ़ाकर सीटें 850 कर दी जाएंगी, उसमें केंद्र शासित राज्यों की भी सीटें हैं। दूसरा परिसीमन विधेयक, क्योंकि परिसीमन जनगणना को मानता है और परिसीमन के बिना, किस तरीके से बिना जनगणना को किए परिसीमन किया जा सकता है, इसके लिए एक संशोधन विधेयक लाया गया जिसको लेकर समाजवादी पार्टी हो हल्ला मचा रही है बिना उसको पूरी तरीके से समझे। और तीसरा, केंद्र शासित प्रदेश कानून में कैसे ये महिला आरक्षण लागू होगा, इसके लिए। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि परिसीमन के नाम पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी एक बार फिर से फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है कि परिसीमन के बिना यह आरक्षण क्यों लागू किया जा रहा है। जातीय जनगणना के साथ हो रही है, इसको आज आदरणीय गृह मंत्री जी ने भरे सदन में देश के सामने रख दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना को भी लेकर पिछले कई महीनों से जिस तरीके की अफवाह फैला रही थी और कह रही थी कि इसमें जाति का कौन नहीं है, जबकि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसदों को इस बात का जरा भी भान नहीं था कि जाति जनगणना जो शुरू हुई है अभी घरों की गणना की जा रही है। ये चाहते हैं कि घरों की भी जाति गिनी जाए और जब व्यक्तियों की गणना शुरू होगी तो उसमें जाति का कॉलम बना हुआ है। लेकिन किस तरीके से सामाजिक विद्वेष फैलाया जाए, इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने भरसक प्रयास किया। ये बात अलग है कि जिस कांग्रेस पार्टी की गोद में समाजवादी पार्टी बैठी हुई है उनसे ये कभी नहीं पूछ सके कि आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं की। और दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी, मैं कहना चाहती हूँ आदरणीय अमिताभ सर, कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण से आगे बढ़ गए, अब ये मुस्लिम तृप्तिकरण पर आ गए हैं। और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने सदन के भीतर गैर संवैधानिक बात की, इनको मालूम है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है, लेकिन कैसे अल्पसंख्यक समुदाय को बरगलाया जाए, उकसाया जाए, इसके लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद के द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में ये कहा गया
कि मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती अभी हमने 14 तारीख को मनाई है, 3 दिन नहीं हो रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के संविधान को इन्होंने फिर से ताक पर रख दिया और धर्म के आधार पर आरक्षण करने की बात कर रहे हैं। तो मैं ठीक है, स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि हाथी के दांत आने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। ये वही अंतर्गत हो जाने गई। अब एक और बात हो जाने दीजिए आदरणीय अमिताभ सर, इनको ये बताना चाहिए कि किसने कहा था भरे सदन में खड़े होकर कि अगर महिला रिजर्वेशन बिल लागू हो जाएगा तो ये मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र होगा। 1999 में आदरणीय नेताजी ने इस बात को सदन में कहा। आदरणीय नेताजी ने इस बात को सदन में कहा कि युवा पुरुषों को सदन में सीटें बचाने का मौका मिल जाएगा अगर महिला आरक्षण हो जाता है। और आदरणीय नेताजी ने इस बात को कहा कि अगर महिला आरक्षण लागू हो जाएगा तो पुरुषों का हक छीना जाएगा। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी सीटों में अनुपातिक वृद्धि कर रही है, क्योंकि यहाँ पे सवाल महिला और पुरुष को आमने सामने लाने का नहीं है, बल्कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का है, इसके लिए सीटों को बढ़ाने की बात की जा रही है। तो फिर से एक बार समाजवादी पार्टी ने अपना महिला विरोधी चेहरा स्पष्ट कर दिया है। जी